जब किसी अपराधी को राजनीतिक सपोर्ट मिलता है तो वो बड़े से बड़ा अपराधी बन जाता है और किसी को कुछ नहीं समझता। आज की जो कहानी है वो मद्रास, जो आज का चेन्नई कहलाता है, वहाँ की खूंखार की लड़की है और जिसके नाम से लोगों में दहशत फैल जाती थी। आटो शंकर जिसका नाम था, जिसका असली नाम गौरी शंकर था। गौरी शंकर आटो शंकर कैसे बना, कैसे ये कहानी आटो शंकर से गौरी शंकर में तब्दील हुई, ये सब कुछ आपको आज जानने को मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, सब खैरियत से होंगे। गौरी शंकर का जन्म 4 मार्च 1955 को तमिलनाडु के बेल्लारू में हुआ। बचपन से ही उसे फिल्म देखने का शौकीन था। वो हर फिल्म देखता था और जो भी फिल्म देखता उसको अपने जीवन में उतार लिया करता था। हमें एक फिल्म में हीरो पसंद होते हैं, पर गौरी शंकर को विलन पसंद था। वो विलन की जिंदगी देखता और उसको अपने जीवन में उतार लेता। 1974 में 140 किलोमीटर दूर मद्रास पहुंचा और जो मद्रास को अब चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहाँ छोटा मोटा काम करने लगा और पैसों की जुगाड़ करता और अपना एक ऑटो खरीद लेता है और ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करने लगता है। पर 1974 में उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ जब आता है, जब चेन्नई सरकार शराब को बंद कर देती है और शराब की डिमांड बढ़ने लगती है, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड सरकार बंद करती है वहाँ पर शराब हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी डिमांड बढ़ती है। तहीं से शंकर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने ऑटो में शराब की काला बाजारी करना शुरू कर देता है। ऑटो में शराब की काला बाजारी करने का एक ट्रेंड नया था। इससे पहले पुलिस ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑटो में कोई शराब की तस्करी कर सकता है और इसीलिए पुलिस को ये बात समझने, जानने और शंकर के बारे में जानने में बहुत समय लगा। शंकर ने अपने ऑटो की तस्करी शुरू कर दी और वो तस्करी करता रहा। बाद में उसने अपने भाई मोहन को भी बुला लिया और इस काम में सम्मिलित कर लिया, क्योंकि वह अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता था। शंकर ने कम समय में ज़्यादा पैसा कमाया। अब फिल्मी दुनिया में जीने लगा था। फिल्म तो वो पहले से ही देखता था। अब 1981 में उसने शादी कर ली और फिर सरकार बदली और शराब पर से बेन हट गया। तस्करी कम हुई, मुनाफा कम हुआ, शंकर का भी काम धीरे धीरे सिमटने लगा। तो गौरी शंकर को एक नया आइडिया आता है कि वह रात में वेश्या को ग्राहकों के पास छोड़ेगा और ग्राहकों के पास से लेकर आएगा और अपनी गैंग बना लेता है और जिस्म फरोशी का काम शुरू कर देता है। अब वो अकेला तो काम कर नहीं पा रहा था, तो इसमें उसने अपने भाई को, अपने जीजा को और अपने कुछ दोस्तों को शामिल कर लिया और एक गैंग बना ली। फिर तस्करी करता रहा, वेश्या को देता रहा और 2 नंबर में 5000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी। वहाँ पर अपना उसने एक ठिकाना बना लिया। वहीं से वो वेश्यावृत्ति करने लगा, जिस्म फरोशी का काम बढ़ाने लगा और उसका काम चल निकला। एलबी रोड पर कोठे पर शंकर, मोहन और शराब का कारोबार करता। पुलिस को मुंह मांगा पैसा देता और नेताओं को भी लड़की देता और अधिकारियों को भी लड़की देता। जिसको जो चाहिए थे वो देता और अपना व्यापार करता। पेरियार नगर में गांधी इलाके में शंकर ने एक आशिया बनाया, अपना एक शानदार घर बनाया। उसमें नेताओं को बुलाया, पुलिस वालों को बुलाया, अपने जुड़े हुए गैंग मेंबर को बुलाया और सभी लोगों को उसने मकान के उद्घाटन में बुलाया और पेरियार इलाके में शंकर का दबदबा बढ़ने लगा। 1986 में धंधा बढ़ा, कोठा बड़ा हुआ और एक नई लड़की आई जिसका नाम था सुमाती। उसे देखते ही शंकर का दिल उस पर आ गया और शंकर ने उससे दूसरी शादी कर ली। जब ये बात पहली पत्नी को पता चली तो उसने कहा कि तूने दूसरी शादी कर ली है, अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। और इस बात को लेकर शंकर और उसकी पहली पत्नी में बहुत लड़ाई हुई। अब गौरी शंकर का यह पैटर्न बन गया था कि जब भी नई लड़की आती, उसे पसंद लगती तो वो उससे शादी कर लेता। इस तरह धीरे धीरे गौरी शंकर ने कुल 4 शादियाँ कर ली और हैवानियत उस पर ऐसी सवार हो गई कि वो फिल्मों को देखता तो उसे पत्नी के साथ वही करने की आदत लगती और कभी कभार तो अपनी पत्नी को काट भी लेता। इसी वारदात में उसने विजया को काट लिया। विजया वहाँ से भाग गई, पर शंकर को विजया के भागने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो एक बार डांसर में जाने लगा, वहाँ दारू पीता था तो वहाँ डांसर उसे पसंद आ गई तो उसने वहाँ पर 6ठी शादी कर ली और अपने घर में ललिता को वो मारा करता था। शंकर की जो गैंग थी वहाँ से ललिता भाग गई थी और शंकर को पहली बार गुस्सा आया
कि ललिता उसकी लड़की भागी थी, पर उसके गैंग मेंबर के व्यक्ति के साथ भागी थी। और इस घटना ने गौरी शंकर की ईगो को इतना हट कर दिया कि उसने सोच लिया कि वो ललिता को ढूंढ कर ही मानेगा और उसे जान से मार देगा। पहले तमिलनाडु के थाने में गया, वहाँ चोरी की रिपोर्ट लिखाई और उसे ढूंढते ढूंढते बेंगलोर पहुँच गया, पर वहाँ पर इन दोनों का कोई पता नहीं चला। 1 महीने बाद पुलिस का फोन आता है कि ललिता और सुधालाई दोनों पकड़ा गए। सुधालाई गौरी शंकर के गैंग का मेंबर था जिसके संग ललिता भागी थी और इसी के कारण शंकर का ईगो हट हुआ था। जैसे ही शंकर को पता चलती है कि सुधालाई और ललिता पकड़ा गए हैं, वो बल्लभ थाने में पहुंच जाता है और अपने गैंग मेंबर के साथ पहुंचा और ललिता को जबरदस्ती अपने साथ ले आया और उससे पूछता है कि तुम उसके साथ भागी तो भागी क्यों। ये बात होती है 20 अक्टूबर 1987 की। उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आता है, सब लोग शराब पीते हैं, ललिता के साथ संबंध बनाता है और फिर गैंग मेंबर को इशारा करता है। गैंग मेंबर ललिता के हाथ पर पकड़ लेते हैं और शंकर ललिता का गला दबाकर उसे मार देता है। पहली बार शंकर ने कत्ल किया था, शंकर ने तस्करी की थी, वेश्यावृत्ति का काम किया था, पर ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे वो पुलिस के दायरे में आए और शंकर का एक पहला कत्ल था। अब तो वो घबराता नहीं था, उसे कोई घबराहट नहीं हुई, बल्कि तेजी से वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। और सुबह वो एक व्यक्ति को बुलाता है, उससे कहता है कि गड्ढा खोदो, मुझे यहाँ पर शराब को छुपानी है, क्योंकि वो शराब का काम करता था, ये सभी लोग जानते थे। तो ललिता की लाश को उस गड्ढे में डाल देता है और अगले दिन उसे प्लास्टर से पक्का करा कर देता है। उधर ललिता सुधालाई के संग भागी थी। सुधालाई पल्लव थाने में बंद था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि ललिता के साथ क्या हुआ है, क्या घटना हुई है। वो तो ललिता का इंतजार कर रहा था कि मोहन उसे ले गया है और बस वो थाने में ही बंद था। कुछ दिन बाद सुधालाई थाने से छूट जाता है, ललिता को ढूंढता है पर उसे कहीं नहीं मिलता है। ललिता तो क्योंकि मर चुकी थी। सुधालाई अपनी गैंग खुद बना लेता है और जिस्म फरोशी का काम स्टार्ट कर देता है। शंकर के ग्राहक काटने लगा। शंकर को पता चलता है कि सुधालाई जो मेरी गैंग का मेंबर था वो मेरे ग्राहक काट रहा है, मुझे नुकसान पहुंच रहा है। शंकर सुधालाई से पहले ही परेशान था क्योंकि सुधालाई उसकी प्रेमिका ललिता को लेके भागा था और उसी की वजह से उसको ललिता को मारने लगा। अब शंकर सोचता है कि इसने मेरी लड़की को लेके भागा, मेरा ईगो हट किया, अब मेरे व्यापारी भी काट रहा है, मेरे ग्राहक भी काट रहा है। तो वो प्लान बनाता है और एक मेंबर को सुधालाई को लाने के लिए भेजता है। जिस मेंबर को भेजता है उसका नाम होता है बाबू। बाबू सुधालाई का साथ रहता है, भरोसा जीतता है, शंकर के पास लेके आता है। सब लोग साथ में दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और सुधालाई पूछता है कि ललिता गई तो गई कहाँ। शंकर कहता है ललिता भाग गई। तो शंकर समझ जाता है कि इसको शायद शक हो गया है कि मैंने सुधालाई को कि मैंने ललिता को मार दिया है। शंकर के घर सुधालाई पहुंचा, पार्टी हुई, सब कुछ सामान था। अचानक रात के 11 बजे शंकर ललिता का टॉपिक छेड़ देता है। सुधालाई से पूछा कि सुधालाई तू मेरी लड़की को कहाँ कहाँ ले गया था और तूने मेरे साथ ऐसा किया तो किया क्यों। तो वो इधर उधर की बातें करता है तो शंकर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पहले तूने मेरी लड़की को लेकर भागा, फिर मेरे धंधे को काट रहा है, तू आस्तीन का सांप है। इतने में बाबू तोरिया से सुधालाई का गला दबा देता है और उसे मार देता है। शंकर कहता है बाबू से कि तू नीचे जा पेट्रोल लेकर आ, और बाबू नीचे जाकर पेट्रोल लेकर आता है और शंकर सुधालाई को अपने ही कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। पूरा घर जल जाता है। सुबह कारीगर को पोतने के लिए बुलाया जाता है। वो पूछता है कि भाई साहब दादा क्या हुआ। तो शंकर कहता है कि शराब के नशे में कल पलंग में आग लग गई जिससे पूरा घर जल गया, पूरे घर को पोत दो, सही से रिपेयर कर दो। अब सुबह 10 बजे मिस्त्री आता है, पूरे घर को पोतने का काम चालू कर देता है। 4 मार्च 1988 को रात के 9 बजे शंकर के भाई मोहन के घर आया और रवि को अंदर बुलाया और शराब पिलाई। रवि शराब लेने के लिए पहुंचा। अब उधर रवि भी ये गैंग का ही मेंबर था, ये लोग आपस में शराब पी रहे थे। उधर शंकर और उसकी गैंग रवि को मारने का प्लान बना रहे थे। रवि नशे में कहता है कि ललिता और सुधालाई को तुमने ही मारा है, मुझे पता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं तो मुझे एक ऑटो दिला दो। ये बात सुनकर शंकर को गुस्सा आता है और वो बोलता है
कि मैंने जीवन में बहुत गलत काम किए, लड़की बेची, हत्या की, पर आज तक मुझे किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तू मुझसे घाटू मांग रहा है। फिर शंकर सोचता है कि मैं सुधालाई की तरह इसका भी खेल खत्म कर दूं। ये कहानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले मैंने ललिता को मारा, फिर सुधालाई को मारा, और अब ये रवि आ गया। अब मैं रवि को भी मार देता हूँ। उसने रवि को मारा तो उधर रवि की माँ रवि के बारे में पूछने के लिए आई। तो पहले तो शंकर ने इस बात को टाल दिया कि रवि कहीं काम से गया है। फिर उसकी माँ बार बार पूछने आने लगी कि मेरा बेटा रवि कहाँ है, मेरा बेटा रवि कहाँ है। तो शंकर ने सोचा कि इसकी माँ को भी मारना पड़ेगा। पर शंकर ने सोचा कि पहले मैं ललिता को मार चुका हूँ, सुधालाई को मार चुका हूँ, रवि को मार चुका हूँ, अब इसकी माँ को मारूँ तो ये कहानी ऐसे ख़त्म नहीं होगी। फिर शंकर को एक आइडिया आता है और वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है और रवि की माँ को देता है। और उसमें लिखा होता है कि माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ, मैं 2-3 महीने के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब तुमसे मिलूँगा, मेरा इंतज़ार मत करना। तो इस लेटर से रवि की माँ को आटो शंकर शांत कर देता है और उसकी माँ शांत हो जाती है। लेकिन अब कहानी नया मोड़ लेती है। 3 लड़के नशे में धुत शंकर के काम में रुकावट बनते हैं। शंकर उन तीनों को मारता है और घर ले जाकर बंद कर देता है। लोगों की मत भीड़ जमा हो जाती है। ये पहला टाइम था कि जब शंकर ने ये काम किया था और लोगों ने देख लिया था। शंकर उन तीनों लड़कों को मार देता है और पास में एक निर्माणाधीन दीवार मकान बन रहा था, वहाँ पर गड्ढा खोद के इनको दबा देता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं, वो तीनों में से किसी की खबर नहीं मिलती है। तो वो परिवार वाले पुलिस के पास पहुँचते हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। अभी तक शंकर 3 लोगों को मार चुका था, ललिता को, सुधालाई को और रवि को, और अब इन 3 लड़कों को मार के दफना चुका था। मतलब अब तक शंकर कुल 6 कत्ल कर चुका था। पुलिस शंकर पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी क्योंकि पुलिस को शंकर पैसे देता था, पुलिस का पूरा सपोर्ट था शंकर को। तभी एक नई वारदात जन्म लेती है कि अचानक लड़कियां गायब होने लगती हैं। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा हो रहा है तो हो को रहा है और कौन ऐसा कर रहा है। पुलिस कुछ समझ पाती, अपनी कार्रवाई कर पाती, इससे पहले ही 15 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो जाती हैं। अभी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अभी तक कत्ल, शराब, तस्करी, वेश्यावृत्ति की बातें चल रही थी, काम चल रहा था, पर अचानक किडनैपिंग का काम चालू हो गया। अब पुलिस की नींद खुलती है। पुलिस को लगता है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। उधर तमिलनाडु की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है और ये खबर सब दूर फैल जाती है। अब पुलिस को समझ में आने लगा था कि लड़कियां गायब हो रही हैं और हो सकता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम हो, किडनैपर का काम हो। गवर्नर साहब PC अलेक्जेंडर ने एक टीम बनाई और टीम को कहा कि इस व्यक्ति को ढूंढो, ना उस कातिल का सुराग लगता है, ना किडनैपर का, ना लड़की का। पर एक दिन रात को 10 बजे एक लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, वो अपने ऑफिस से घर जा रही थी। तभी एक ऑटो उसके पास रुका और उसे किडनैप करने की कोशिश की। वो शोर मचाती है तो ऑटो वाला वहाँ से भाग जाता है। ये बात टीम को पता चल जाती है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी PC अलेक्जेंडर के साथ। टीम सादा वर्दी में वहीं उस स्थान पर गश्त करने लगती है तो पहली बार नाम निकल के सामने आता है गौरी शंकर। टीम गौरी शंकर की पूरी कुंडली खंगालती है तो टीम को पर कोई सुराग नहीं मिलता है। दूसरी तरफ एक वो कहानी चल रही थी जहाँ वो 3 लड़के गायब हुए थे। परिवार ने पुलिस में उसकी शिकायत की पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और ना ही पुलिस आटो शंकर के खिलाफ कोई लिखा पढ़ी कर रही थी। तो पुलिस को शंकर पर शक हो जाता है कि हो ना हो लड़कियों को गायब करने और लड़कों को मारने में शंकर का ही काम है। पुलिस शंकर के ठिकानों पर दबिश देना स्टार्ट करती है। अब यहाँ से पुलिस शंकर के खिलाफ हो गई। पुलिस शंकर के गैंग मेंबर बाबू को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो शंकर के खिलाफ कुछ बोलता नहीं है। पर पुलिस कहती है कि तुम हमारी मदद करो, सरकारी गवाह बन जाओ। अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो हम तुम पर इतने केस लगाएंगे, इतने चार्ज लगाएंगे कि तुम जीवन भर पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाओगे, जेल में सड़ते रहोगे, मर जाओगे। ये बात सुनकर बाबू टूट जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है। तब जाकर पुलिस को पता चलता है
कि गौरी शंकर आम गुंडा नहीं है, गौरी शंकर एक सीरियल किलर है जो गौरी शंकर से आटो शंकर बन चुका है। पुलिस के पास अब गवाह था, सबूत जुटाने बाकी थे, तो पुलिस शंकर आटो शंकर को उसके धरलाई वाले घर से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को शंकर के घर की तलाशी लेते समय कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। दरअसल शंकर के पास एक डायरी थी जिसमें सब लिखा था, किससे कितने पैसे लेना है, किसको कितने पैसे देना है, किसका नंबर क्या है। नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो थी, नेताओं के औरतों के साथ वाली भी उसकी फ़ोटो थी। कई लोगों के नाम सामने आते हैं, वो रसूखदार होते हैं, छोटों मोटों पर गाज गिरती है और एसपी साहब 10 से अधिक लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। फिर शंकर के बाद मोहन के बहनों को गिरफ्तार करते हैं, गैंग मेंबर को उठा लिया जाता है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और इनकी निशानदेही पर वो ज़मीन में दबे हुए 5 शब्द वो तीनों लड़कों के, ललिता के और रवि के जब्त कर लिए जाते हैं। मीडिया में खबर आती है, खबर धीरे धीरे कर पूरे चेन्नई, पूरे भारत में फैल जाती है और नाम निकल कर आता है कि हाँ, कोई आटो शंकर है जो एक सीरियल किलर है। आटो शंकर के साथ 10 लोगों को पेरियार से गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूरी चार्जशीट पेश करती है, सभी को जेल भेज दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि सबको जेल भेज दिया, कहानी खत्म हो गई, पर कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ से भी एक नई कहानी उत्पन्न होती है। मद्रास सेंट्रल जेल में बंद 21 अगस्त 1990 की सुबह देखते हैं कि शंकर जेल छोड़कर भाग गया है। सोचिए आप, इतना खतरनाक मुलजिम जिसे पुलिस ने पकड़ा, वो जेल तोड़कर भाग जाता है और अपने साथ 4 कैदियों को भी लेकर भागता है। इसमें जेलर और जेलर सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। जांच चलती है तो पता चलता है कि शंकर के पास पैसों की कमी नहीं थी, उसने बहुत सारे पैसे जेल के स्टाफ को खिलाए और उन्हीं की मदद से वो भाग गया। शंकर कोई आम कैदी की तरह नहीं था, रसूखदार कैदी था और पैसे उसके पास बहुत थे। 20 अगस्त की रात को ताला नहीं लगाया गया था, जेल की दीवार कूदकर वो पास में पार्क रेलवे स्टेशन है जो आज भी है, वहाँ से गायब हो जाता है और 10 दिन के बाद उड़ीसा पुलिस उसे पकड़ लेती है और कोर्ट में पेश करती है और ये बोलता है कि मैंने जो कुछ सीखा अपने जीवन में, जो कुछ किया सब फिल्मों से किया और फिल्मी में देखता हूँ, फिल्मी में जीता हूँ, फिल्मों की तरह रहना चाहता हूँ, मुझे हीरो पसंद है, मुझे विलन पसंद है। 31 मई 1991 को शंकर को 6 कत्ल के आरोप में फांसी की सज़ा दी जाती है और उसका केस 6 महीने में ख़त्म कर दिया जाता है और 6 महीनों में फैसला आ जाता है। उसके साथ के 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा होती है और शंकर हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, पर उसकी सज़ा बरकरार रखी जाती है। 9 लड़कियों का आज तक पता नहीं चला। शंकर ने कई नेताओं के नाम लिए पर किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि सभी रसूखदार लोग थे। राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी जाती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस समय के राष्ट्रपति थे। उन्होंने शंकर और उसके जीजा और रवि मर्सी पिटीशन याचिका को खारिज कर दिया और सजा को बरकरार रखा। 29 अप्रैल 1995 को शंकर और उसके जीजा और रवि को सभी को फांसी दी जाती है। गौरी शंकर आटो शंकर फिल्मों को देखकर बना, वो सीरियल किलर बना और फिल्मों को देखता था और फिल्मों को जीने लगा। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी के अंतरात्मा को दुखाना नहीं, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, सतर्क करना है। और अंत में ये कहूँगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। जैसी जिसकी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। सावधान रहें, सतर्क रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।